मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा को लेकर संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। विपक्षी दल संसद के अंदर प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा वो राज्यसभा में रूल 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं, यानी दिन भर के सभी लिस्टेड काम को सस्पेंड करके लंबी अवधि के लिए सिर्फ मणिपुर पर चर्चा। लेकिन सरकार रूल 176 के तहत चर्चा कराना चाहती है, यानी छोटी अवधि के लिए करीब 2.5 घंटे की चर्चा, जो विपक्ष को मंजूर नहीं है। इस गतिरोध के बीच विपक्षी दलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ने नया संग्राम छेड़ दिया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष को बिखरा हुआ, हताश और दिशाहीन बताया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई से कर दी। उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। तो इंडिया जहां नाम जोड़ने का मतलब आज के देश में जो फैशन बन गया है, वो फैशन जो अर्बन नक्सल हैं, जो नक्सलवाद हैं, चूंकि हम जिस राज्य से आते हैं, नक्सलवादियों को सबसे ज़्यादा हमने झेला है, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। तो ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से विपक्ष का पारा गर्म हो गया है। कांग्रेस ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि वो इधर उधर की बात ना करके मणिपुर पर जवाब दें। आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जला है, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। दूसरे विपक्षी दलों का भी कहना है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गए हैं। प्रधानमंत्री का वक्तव्य आपत्तिजनक है। विपक्ष को विदेशी शक्तियों के साथ, शत्रु शक्तियों के साथ जोड़ना ये उनके गरिमा के अनुकूल नहीं है। Mr. Modi, this is Parliament. Come here. We are waiting for the last 4 days for you to speak on Manipur. Come and speak. Your choice. Lok Sabha, Rajya Sabha. We'll welcome you. Open the debate. We know you're on the back foot after the Patna summit, after the Bengaluru summit. India. जीतेगा भारत। विपक्षी दलों के एक साथ एक मंच पे आने से भारतीय जनता पार्टी में हताशा है, निराशा है, घबराहट है। इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री जी भी वो विपक्षी दल इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। पीएम के बयान पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ट्विटर वॉर भी छिड़ गया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि आप हमें जो चाहें बुला लें मोदी जी, हम इंडिया हैं। हम मणिपुर के जख्म को भरेंगे, वहां की महिलाओं और बच्चों के आंसू पोंछेंगे। हम मणिपुर में आइडिया ऑफ इंडिया का पुनर्निर्माण करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि एक बच्चा था जो अपनी सभी परीक्षाओं में फेल हो गया। उसके सहपाठी और पड़ोसी उससे नफरत करने लगे। उसके प्रति लोगों के नजरिए को बदलने के लिए माता पिता ने उसका नाम बदलने का सोचा। क्या ऐसा केस इंडिया के साथ नहीं है? मणिपुर और पीएम के बयान पर हंगामा मचा तो सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को चुनौती दे दी। पूरा देश जानना चाहता है कि इनका जो कारनामे हैं वो कारनामे सामने आए। छत्तीसगढ़ पे भी चर्चा हो, राजस्थान की बहन बेटियों पर चर्चा हो, मणिपुर पे भी चर्चा हो। सवाल ये है कि क्या विपक्ष का अपने गठबंधन का इंडिया नाम रखना आपत्तिजनक है? क्या नाम से इमेज और ब्रांड बिल्डिंग में विपक्ष को मदद मिलेगी? क्या उन लोगों की बात में दम है जो मानते हैं कि विपक्ष को इंडिया नाम की आड़ नहीं लेनी चाहिए थी? चुनाव में उनकी जो भी गति हो, इससे इंडिया की नियति तय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फैसला जनता का होगा। पार्लियामेंट की लड़ाई अब खुल के मैदान में आ गई है और प्रधानमंत्री ने जो अटैक किया उसके ज़रिए नैरेटिव की लड़ाई अब बनेगी, क्योंकि नाम इंडिया पर प्रधानमंत्री ने जो तुलना की तमाम तरीके से कि नाम बदल लेने से चरित्र नहीं बदलता, बहुत सारे उन्होंने ईस्ट इंडिया से लेके पीएफआई और इंडियन मुजाहिदीन तक के नाम गिनाए कि केवल नाम बदलने से नहीं होता है। इस बीच एक खबर ये भी चली कि
अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। मकसद शायद यही है कि प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा मणिपुर के मसले पर, और इसीलिए शायद अंतिम हथियार ये है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, जो कि विपक्ष का अधिकार भी है और वो ला सकते हैं। तो अगर 2-2.5 घंटे वाली बहस नहीं चाहिए जो सरकार करने के लिए तैयार है, पूरे दिन वाली बहस चाहिए जिस पर सरकार तैयार नहीं है, तो तीसरा विकल्प है अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा और लीडर ऑफ अपोजिशन उसकी शुरुआत करेंगे। ये एक ऑप्शन है जिस पर खबरें निकल के आ रही कि चर्चा चल रही है कि इसकी तैयारी है, हो सकता है 1-2 दिन में ये हो। लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये कि जो जिस पर हम लोगों ने चर्चा भी की थी पहले, अब वो चूंकि प्रधानमंत्री ने नाम ले दिया है कि इंडिया नैरेटिव्स की डिबेट है, 24 का एजेंडा सेट हो रहा है यहाँ से। क्या इससे पहले आपको याद होगा चौकीदार चोर है जब बोला था, तो उसके बाद वो एक नैरेटिव सेट हो गया था। क्या इंडिया भी वैसा ही एक नैरेटिव सेट हो रहा है 2024 के लिए, और इसी के इर्द गिर्द ये लड़ाई चलेगी? और अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो फिर चर्चा मणिपुर से आगे बढ़ेगी और बहुत सारे मसलों पे होगी। तो जिसको मैं भी चाहता था कि केवल मणिपुर है तो उसको आइसोलेटेड करके बात की जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर खुल के भी होगी और अलग अलग विषयों पे बहुत लंबी चर्चा चलेगी और सारे पक्ष अपनी बात रखेंगे। तो क्या 2024 के लिए जो एजेंडा सेट होना चाहिए वो इस जरिए सेट हो रहा है, इंडिया के नाम के जरिए, या क्या विपक्ष इस पर और आक्रामक रुख अपनाएगा? जैसे कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि आप मुझे कुछ भी कहिए लेकिन हम ही इंडिया हैं। ये भी अपने आप में एक एग्रेशन है, आक्रामक रणनीति है। बातचीत इसी पे होगी। आज हमारे साथ जो मेहमान है वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं, अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट और सोफोलॉजिस्ट अमिताभ तिवारी जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, क्या नैरेटिव सेट हो रहा है या इंडिया के जरिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत आक्रामक रूप में कहा है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से पार्लियामेंट से निकल के आक्रामक रुख उन्होंने अपना लिया है कि अब यहीं पे सारी डिस्कशन हो और अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो और बढ़िया, फिर तो खुल के चर्चा होगी। क्या व्यू है आपका? जी बिल्कुल। देखिए, नैरेटिव ही आजकल इलेक्शन का एक मकसद है कि नैरेटिव के थ्रू ही आप इलेक्शन के उस रास्ते को पकड़ सकते हो, उस ट्रेन को पकड़ सकते हो जहां से आपको पहुंचना है। नैरेटिव बहुत सारी चीज़ें तय करता है और अपोजिशन ने या जो भी पार्टीज मिली उन्होंने इंडिया को नैरेटिव के लिए इस्तेमाल किया। वैसे 2 चीज़ें कही जाती हैं नीरज जी। एक तो कहते हैं व्हाट इज इन नेम, नाम में क्या रखा है। दूसरी तरफ हिंदू परंपरा में राम नाम का ही बहुत महत्व है कि राम का नाम लेते रहें, शिव का नाम लेते रहें तो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो दोनों अपने आप में इम्पॉर्टेंट बात है। एक तरफ नाम में क्या रखा है, लेकिन क्या वो नाम नैरेटिव बना सकता है। दूसरी तरफ नाम ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उन्होंने सोचा एनडीए वर्सेस इंडिया। जब भी आप चर्चा करेंगे, नीरज जी चर्चा करेंगे, तो बात होगी एनडीए वर्सेस इंडिया, तो बार बार ये होगा कि जो एनडीए है वो इंडिया नहीं है। तो एक नैरेटिव सेट करने का एक रास्ता है। लेकिन इलेक्शन केवल नैरेटिव सेट करने से तो नहीं होते। इलेक्शंस में बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़मीन पर आप कहाँ हैं, क्या तैयारी हो रही है, क्या आपकी लड़ाई चल रही है, किन इश्यूज़ पर आप काम कर रहे हैं, क्या आपका ग्राउंड वर्क है, क्या आपके पास वर्कर्स हैं, क्या आपके पास टीम है, क्या आपका अलायंस जो है वो स्मूथ हो गया है। ये सब चीज़ें भी उसमें मदद करती है, लेकिन नैरेटिव उसका प्लस पॉइंट होता है। और एनडीए वर्सेस इंडिया करने में यही था कि जब भी चर्चा होगी पूरे इलेक्शन के दौरान तो एनडीए इंडिया नहीं होगा, ये एक तरह का नैरेटिव बन जाएगा। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी को एग्रेसिव होना पड़ा और उन्होंने अपने एग्रेशन के साथ बात की। मैं उस पर नहीं जा रहा कि इंडिया को लेकर हम किस तरह से बात कर रहे हैं, किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, किस किस चीज़ों पर चर्चा की गई, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नैरेटिव क्या सेट हो रहा है। और उस नैरेटिव के साथ, जैसे आपने चौकीदार चोर की चर्चा की, तो कई बार नैरेटिव जो है ना गलत भी हो जाता है। किस तरह से आप नैरेटिव को काम में ले रहे हैं, केवल नैरेटिव बनाने से नहीं हो जाता। कि जैसे आप ब्रांड नेम कोई बना दें, लेकिन ब्रांड नेम के साथ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंटेंट कैसे काम में ले रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा की आपने, आज मैं पार्लियामेंट में ही था। मुझे लगता है इस हफ्ते शायद अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाएंगे। और ये मसला 2.5 घंटे की बैठक का नहीं है कि शॉर्ट डिस्कशन होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की बात है या 264। वो मसला है कि जब
उसमें डिस्कशन होगा तो 267 में होगा तो जवाब देना पड़ेगा। डिवीजन हो सकता है, डिवीजन की बात होगी और डिवीजन से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई सरकार को खतरा नहीं हो रहा, लेकिन एक नैरेटिव बनता है कि भाई कौन लोग मणिपुर पर साथ हैं, कौन मणिपुर पर साथ नहीं है, कौन महिलाओं को लेकर साथ खड़े होना दिखते हैं या नहीं दिखते। तो वो नैरेटिव की बात है और नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा तो प्रधानमंत्री जी को बोलना ही पड़ेगा उस पर। जो अपोजिशन चाह रहा है, जिसको सरकार बार बार टाल रही है। आज अमित शाह साहब ने एक और बड़ा डेवलपमेंट किया कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और अधीर रंजन को भी चिट्ठी लिख दी है। कल राजनाथ जी ने मुलाकात की थी, सभी पार्टीज के लीडर से फ़ोन पर बात की थी। तो वो एक कोशिश कर रहे हैं और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए या सरकार जो है चर्चा से नहीं बच रही। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि आज आपको प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। आज खड़गे साहब संजय सिंह के साथ जो धरने पर बैठे हैं वहाँ पर भी चले गए थे, वहाँ टीएमसी के लोग भी गए और तमाम तरह की जो पार्टियां एनसीपी के लोग भी थे। तो वो ये सारी कोशिश हो रही है और मुझे लगा कि एक दो दिन में जब भी होगा, समय नहीं कह सकता कि कल होगा, परसों होगा या इस हफ्ते हो जाएगा, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार में ये दबाव बनाएंगे कि अब जब अविश्वास प्रस्ताव को रख दिया जाएगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना ही पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर जब आएंगे फ्लोर पर अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने तो फिर मणिपुर की चर्चा पर उनको बोलना ही पड़ेगा। ये एक स्ट्रेटेजी फिलहाल मुझे दिखती है, लेकिन नाम और नैरेटिव के साथ साथ कंटेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, उस पर भी कैसे काम किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल लड़ाई नैरेटिव की है और नैरेटिव में इंडिया जो है थोड़ा सा भारी अभी तक दिखाई दिया। जिस तरह से रेस्पॉन्स मिला है अपोजिशन को सत्तारूढ़ दल का, नहीं फिलहाल मोटे